Good morning, sir. Good Muted. morning, Vivek. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Manu. Good morning. Good morning, sir. Kisan, good morning. Good morning. Good morning, sir. Suman, madam, good morning. I am happy to Good see you on this Zoom link. morning, sir. Thank you, sir. ओके आज हमारे दो बहुत बढ़िया गेस्ट आए हैं लोग। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि ऐसे इनर्जाइज लोग आए तो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। तो जस्ट इंट्रोड्यूस करते हुए शुरू करते हैं। आज हम होंगे कामयाब ग्रुप का जो एजुकेशनल ऑनलाइन सेशन है, पिछले 5 जून 2022 से शुरू हुआ है। आज उसका 51वां सेशन है। एवरी संडे को हम लोग 11 से 12:20 तक जूम लिंक के थ्रू जुड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे एक जहां से भी जो भी है, रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड, जो एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी में जुड़ते रहते हैं और उनकी समस्याएं हम लोग सुनते हैं, उनको हम लोग गाइड करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। निःशुल्क होता है। इसमें हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे लोग और बिजनेस से जुड़े हुए लोग अपनी अपनी आके अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं और बच्चों को गाइडेंस भी करते हैं। कुछ सिलेक्टेड बच्चों को हम लोग सिविल सर्विसेज की अलग से कोचिंग भी दिलाते हैं और आईएएस, अस्तित्व आईएएस एकेडमी कोचिंग के जो हमारे प्रोफेसर है वो लोग भी कोच करते हैं। नीट और जेई मेंस, जेई एडवांस के बच्चों को भी अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का हम लोग कोचिंग कर देते हैं। तो इसी सेशन में चलते हुए, चूंकि आज 51वां सेशन है, आज संजोग से आज मध्य प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है। तो बहुत सारे जो बच्चे हमारे एस्पिरेंट हैं वो उसको भी देने गए हैं। हम लोगों ने उनको भी शुभकामनाएं दिया है। लास्ट संडे को 50वें सेशन में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो वो बच्चे कुछ उसको भी देने के लिए गए थे। और आगे आने वाले संडे को आईएएस प्री का एग्जाम है, तो कुछ एस्पिरेंट जो है उसको भी देने के लिए लगे हैं, तो अगले सेशन में वो भी जाएंगे देने के लिए। तो अभी ये 2-3 सेशन में हम लोग रूट से हटके इंस्पिरेशनल टाइप में कि बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, इसका प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्डेड होके बाद में हम लोग इसको यूट्यूब चैनल पे भी डाल देते हैं, जिससे जिसको भी फ्री में अपना देखना हो, समझना हो, वो कर सकते हैं, करते हैं। तो आज के सेशन में इंस्पिरेशनल सेशन के रूप में हमने 2 लोगों को इनवाइट किया है। एक है हमारी मिस सुमन बरुआ। ये मैडम है, शी इज बेसिकली सिविल इंजीनियर, शी इज बीटेक from in 1995 civil engineering BTech. Then she has completed MTech in environmental engineering, तो she is also master. इसके बाद इनका बहुत सारा लंबा फील्ड एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन दिनों में जब सिविल इंजीनियरिंग में लड़के लोगों के अलावा कोई आदमी फील्ड में जाना नहीं चाहता था, आज तो बहुत सारी गर्ल्स आ रही हैं सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय 95, 96 उस समय में सिविल इंजीनियरिंग को चैलेंज माना जाता था, क्योंकि 8 जगह पे जाना है, मेहनत करना है, फील्ड में रहना है। उस समय में इन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट को चैलेंज को टेकअप किया और 95 में बीटेक करने के बाद से फील्ड में उतर गई और सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में डिफरेंट पैकेजेस पे काम किया, रिमोट एरियाज में काम किया, नॉर्थ ईस्ट में काम किया, प्रोजेक्ट को समझा और देखा कि कैसे उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंट तरह की। उसको देखते हुए पिछले लास्ट 95 से चल के 95, 2005, 2015, अभी 26 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम किया और वर्तमान में ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ये हैंडल करती हैं। तो चूंकि सिविल इंजीनियरिंग रियली ग्राउंड की फील्ड है, तो इन्होंने देखा है कि एजुकेशन के साथ साथ चैलेंजेस को कैसे लेना है, चैलेंज को कैसे सीखना है, उसके ऊपर ये अपनी स्टोरी बताएंगी। इसके साथ ही बताएंगी कि कैसे हमको किसी भी समय हिम्मत नहीं हारना है, हमको आगे बढ़ने के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अपना बिजनेस हो या जो भी हो, हमको अपने अपने बल पे आगे बढ़ना है। क्योंकि जो मेहनत करता है, जो हमेशा लगन से लगे रहता है, उसका लाइफ में सफलता मिलती है। तो सुमन बरुआ मैडम को हमने इनवाइट किया है, वो अपना इंस्पायर करेंगी। इसके अलावा हमने एक श्री मनोज कुमार हैं, मनोज कुमार साहब को भी मैंने इनवाइट किया है। मनोज कुमार साहब ही इज आल्सो इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से हैं, बीटेक हैं
इसके बाद संभवतः उन्होंने भी मास्टर किया है। वो यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से 2002 बैच से सेलेक्ट होके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में है। वर्तमान में वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, लेकिन उनका भी वर्सटाइल एक्सपीरियंस है। अदर देन सिविल इंजीनियरिंग, उनका फाइनेंस में बहुत पकड़ है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत पकड़ है। उन्होंने अभी 5 साल तक डायरेक्टर फाइनेंस के पोस्ट पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया, दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उनका एक्सपीरियंस है। उनका भी कहना है कि किसी भी आदमी को बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ईमानदार से काम करे। अगर उनका खुद का मानना है, उनका खुद का अनुभव है कि अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया तो भले ही उसको शुरू में परेशानी हो, लेकिन जीवन खुशहाल रहेगा और सफल रहेगा। तो आज मनोज जी भी आप लोगों को गाइड करेंगे। इसमें किसी को भी अगर कुछ पूछना होगा, कुछ भी क्वेरी होगी, वो क्वेरी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमारे पास 2 लिंक है। पहले लिंक पे हम लोग चल रहे हैं, ये 11 बजे से 11:40 तक है। इसके बाद दूसरा जूम लिंक हमारा 11:40 से 12:20 तक रहेगा। दोनों लिंक में आप लोग जुड़ेंगे। पहले लिंक में जुड़े ही है। दूसरे लिंक का जो हमारा आईडी है उसका नंबर है 818-1761-1782, मीन्स 818-1761-1782। और पास कोड कैपिटल में यूपीएससी है, इसको नोट करके दूसरे में भी जुड़ेंगे आप लोग। तो जस्ट चूंकि ये सेशन है, मैं माइक वेलकम करते हुए, मनोज जी का भी वेलकम है, सुमन मैडम का भी वेलकम है। सुमन बरुआ मैडम को मैं पहले इनवाइट करती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस, और चूंकि यहाँ पे सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, बढ़िया है, वो डिफरेंट फील्ड में अपना काम करते हैं, आप इंस्पायर करने के लिए अपनी स्टोरी बताइए, इनको बताइए कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस लेना है। आपको वेलकम करते हुए हैंड ओवर टू मैडम सुमन बरुआ मैडम, प्लीज वेलकम। हेलो जी हेलो। मैडम, जी, यस यस, हाँ आ रहे हैं। सर, मैं क्या कहते, सुमन बरुआ है मेरा नाम, और मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से ही आती हूँ। मैंने भी वो स्कूल से पढ़ा है जहाँ पर अपने साथ में टाट पट्टी और बोरी लेकर जाया जाता है। तो मुझे क्या कहते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम गांव के क्षेत्र से आते थे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। शुरू शुरू में लगता था, जब स्कूल गए थे तो लगता था कि गंवार टाइप के लोग आ गए। जब मैं गाँव से, हम लोग, मैं चंबल संभाग के बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती थी, लेकिन अगर मेरे पढ़ने की चाह थी तो मेरे को जो है मेरी फैमिली ने पढ़ाया, आगे बढ़ाया, और मैं ऐसी स्कूल से पढ़ी। फिर क्या कहते हैं, बड़े स्कूल में आई, गजराजा स्कूल में पढ़े हम। फिर हमने लेकिन हमारा लक्ष्य, फैमिली ने कहो, उस समय हमारी फैमिलियां डिसाइड करती थी, तो हम, मेरा लक्ष्य बहुत पहले ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इंजीनियर बनना है और कुछ बनना ही नहीं है। तो लेकिन एक चीज कहूंगी कि मेरे योगदान में फैमिली का, माँ बाप का, नाना नानी का बहुत योगदान रहा। लेकिन साथ साथ ये रहा कि मैंने स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा था। स्पोर्ट्स मेरी बहुत बड़ी स्पिरिट बनी। जब मेरा पहली बार पीईटी में नहीं हुआ तो मेरे को क्या कहते, स्पोर्ट्स की एक ही चीज आया था कि एक ही तो मैच हारा है, ना कि क्या कहते पूरे मैच हारे हैं। आज हम आईपीएल देखते हैं तो एक मैच हारने से कुछ नहीं होता, आगे फिर रास्ते मिलते हैं। तो मैंने दोबारा सेकंड अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एक सिविल इंजीनियर बनी। उसके बाद भी क्या कहते, पढ़ने के बाद भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने आप को जॉब करने के साथ साथ में मुझे बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो मैं, लेकिन मैंने अपने ऊपर एजुकेशन की तरफ मेरा अपना ध्यान रहा। एमए इकोनॉमिक्स भी किया, एमए सोशियोलॉजी भी किया, क्योंकि मुझे लगता था कि आफ्टर 55-60 ईयर्स, मेरी प्लानिंग 60 ईयर्स की अभी तभी थी जब मैं 25 या 26 ईयर रही रहूंगी, कि मैं सोशल की तरफ जाऊंगी। सोशल वर्क करना है तो मुझे सोशियोलॉजी और क्या कहते इकोनॉमिक्स की तरफ मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया, एमए सोशियोलॉजी भी किया, एमबीए एचआर भी किया। पढ़ने ओके, का मुझे बहुत शौक था, बहुत शौक था मुझे। तो
कहीं ना कहीं आप जब अपने काम करते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं, तब भी 10% टाइम अपने लिए भी लगाएं, अपना पैसा भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और अपने लिए क्या कहते हैं एजुकेशन अर्न करना बहुत जरूरी है। अपने आप को बढ़ाना बेहद जरूरी है। फंडिंग तभी हो सकती है जब आपकी एजुकेशन हाई हो। और जब मैं जॉब में आई तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सिर्फ एक लेडीज हूँ। मुझे लगता था मैं एक सिर्फ सिविल इंजीनियर हूँ। और थैंक गॉड के मेरे साथ के जितने भी लोग थे, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो मेरे कोलीग्स रहे हों, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे कभी एक नजरिए से नहीं देखा कि मैं सिर्फ एक लेडीज हूँ। उन्होंने मेरे अंदर पोटेंशियल देखी और मैं उन सब पे खरी भी उतरती रही। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ में अपनी लाइन जो भी मुझे मिली उस पे मैं आगे चलती रही। और आज मैं जितने भी लोग एग्जाम देने गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में जो लोग आ रहे हैं शिरकत करेंगे, तो उनको एक बात अवश्य कहती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक के साथ साथ कि अगर उद्देश्य अच्छा है, विल पावर स्ट्रांग है, तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है। बस ये एक सूत्र जरूर याद रखना चाहिए हर किसी को अपने जीवन में कि गोल इज इम्पोर्टेंट। आप अपने गोल से मत भटकिएगा। बहुत सारे हाँ, तो क्या कहते हैं, जब मैं 12th में पास आउट होने के बाद मैं पीटी देने जा रही थी, तब भी मेरा मन भटका था कि मैं इंजीनियर क्यों बनूं, मैं एक आईएएस आईपीएस क्यों ना बनूं। और दुर्भाग्यवश मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, लेकिन बीए के स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा डायरेक्शन उधर ही है तो मैं उधर ही जाऊंगी। मेरा डायरेक्शन जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र है, तो मैंने उसको चूज किया। उसके बाद उस समय पे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल 4 कोर ब्रांच होती थी। तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग बेहद पसंद थी कि जो मैं कर रही हूँ मुझे कम से कम उस पर देखने को मिलता था, चलने को मिलता था, और उसको प्राउड करने को भी फील होता था कि नहीं, ये मैंने किया है। जब भी मैं उस रोड से गुजरती हूँ जो मेरी बनाई हुई थी, तो मुझे लगता है कि वो मेरी रोड थी और मुझे कितना अच्छा सुकून लगता है जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ या अच्छी रोड बनती है। तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन वर्क जो देता है सिविल इंजीनियर, वो बहुत है। और सिविल इंजीनियरिंग में इतनी वास्ट है कि क्या कहते हैं, किसी भी लाइन में चले जाओ आप, डैम में चले जाओ, मैंने डैम का क्या कहते हैं मैंने जो है उसमें भी काम किया, रेलवे में भी थोड़ा 1 महीने काम किया था। उसके बाद में मैंने बिल्डिंग वर्क तो था ही था मेरा, बिल्डिंग वर्क में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग वगैरह बनाई। उसके बाद में रोड कंस्ट्रक्शन में जब मैं आई तो फिर रोड ही रोड चलते चले गए, चलते। एरिगेशन में भी काम किया, कैनाल बनाई मैंने। कैनाल में जब गई थी तो मुझे बड़ा डर लगा था कि कैसे स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे एक जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि रोड को उल्टा कर दो, रोड को उल्टा कर दो, कैनाल बन जाती है। तो सचमुच में वो भी बहुत चैलेंज था। पर डे 300 क्यूबिक मीटर काम करना, वो भी बहुत चैलेंज था। मेरे पास 340 क्यूबिक मीटर का असेट था कि मैं 340 क्यूबिक मीटर कर सकती हूँ काम को। लेकिन मेरी प्लानिंग जो रहती थी, मैं एक प्लानिंग में बहुत मास्टर थी, मेरी मास्टरी हासिल थी कि मुझे फंड भी कैसे रेज करना है और प्रोग्रेस भी लेना है, मतलब दोनों ही चीजें काम साथ साथ चलना चाहिए। कई बार हम फंड रेज नहीं कर पाते, लेकिन फिजिकल प्रोग्रेस तो बहुत दे देते हैं, लेकिन फंड नहीं रेज होता। तो फंड नहीं रेज होगा तो फिर क्या कहते हैं, सारी चीजें अर्थ से जुड़ी है और फिर वो अनर्थ हो जाता है। तो अर्थ भी बेहद जरूरी है। और इसी के चलते मैंने अर्थशास्त्र में भी मास्टर डिग्री हासिल की कि आखिर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, क्या मार्क्स थ्योरी है, ये सारी चीजें डीप में पढ़ने के लिए। और एक और चीज कहूंगी, जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, कि जब भी कोई काम करें, जो भी पढ़ाई करें, काम करें या पढ़ाई करें, डेप्थ में जाएं। किसी भी चीज को डेप्थ में पढ़े तभी आपको उसका सूत्र पकड़ में आ जाता है। ऊपर ऊपर से अगर आप हवा हवा में पढ़ते हैं तो फिर आपके हाथ में सिर्फ हवा ही रहती है और कुछ नहीं रहता है। इसलिए डीप स्टडी सबसे बेस्ट है। और एक और चीज है, सेल्फ स्टडी। आपको अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो उसे कहीं से आप कांटेक्ट करके उसका रिजोल्यूशन लें।
लेकिन सबसे अच्छी है सेल्फ स्टडी। एक बार मुझे याद है कि मैथ्स का एक क्वेश्चन था डिफरेंशियल इंटीग्रल का, वो मुझे आ नहीं रहा था। मैं पूरा दिन उसमें लगी रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब इसका आंसर है तो इसका मतलब है क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका मतलब किसी ना किसी ने तो सॉल्व किया ही होगा, तो फिर व्हाई नॉट मी। फिर मैं क्या कहते हैं ठंडा पानी पिया, और फिर मैंने उल्टे तरीके से सोचा कि डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रल होता है, क्यों नहीं मैं इसे इंटीग्रल से स्टार्ट करती हूँ। और मैंने फिर उसे इंटीग्रल से स्टार्ट किया, और फिर मैं डिफरेंशियल पर लेके आंसर आ गई, और फिर मैंने उससे डिफरेंशियल से फिर वहां से स्टार्ट करके मेरा आंसर आया। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है उसका समाधान समस्या में ही छुपा हुआ है, लेकिन बस सोचने का तरीका हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और हमें बस हमारा गोल क्या है वही मैं बोलना चाहती हूँ सभी को, कि गोल से हम भटके नहीं, कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल इंजीनियरिंग है, यूपीएससी है, एमपीएससी है, जो भी है, उससे हम भटके नहीं किसी भी हालत में। हमें बहुत सारी चीजें इधर से उधर ले जाएंगी, डराएंगी, क्या कहते हैं मन में इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेके आएगा, डर भी आएगा कि अगर हमारा ये नहीं हुआ तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि वो लोग जो है इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको लेके चला जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी सबके साथ होता है, लेकिन सबके साथ एक चीज है, जो लोग पास होते हैं उनकी मैंने एक सोशियोलॉजी, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको इस पे थोड़ा सा कहूंगी कि ज्यादातर बच्चों के अंदर भय, वो अनजाना भय उनके मन में समाया होता है कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। दुनिया बंद नहीं होती है, एक रास्ता बंद होता है, लेकिन पूरी दुनिया खुली रहती है। 199 रास्ते आपके पास खुले होते हैं, इसलिए घबराए नहीं। पहली बात तो है कि प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर की चिंता ही ना करें। मैंने स्पोर्ट्स से सबसे अच्छी चीज यही देखी है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। और क्या कहते हैं आप कभी मैंने कहा ना, एक मैच हारेंगे, दूसरा नहीं, दूसरे को फिर ट्राई करें, दूसरा भी हार सकते हैं, तीसरे में ट्राई करें, लेकिन जीत की आपके अंदर ललक होना चाहिए, जीत के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। खोने का डर, जब जिस दिन आप अपने अंदर से ये भूल जाएंगे कि ये मैं खो सकता हूँ, हो सकता है मेरा सिलेक्शन कलेक्टर के लिए ना हुआ हो तो एसडीएम तो बन सकते हैं ना। आप सिर्फ एक ही क्या कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि नहीं, जो लक्ष्य निर्धारित करके बैठे थे, हो सकता है कि 100% मार्क्स नहीं आए, लेकिन हमारे 95 तो आ सकते हैं ना। 95 की भी पॉजिटिविटी के लिए क्यों आप दुखी हो रहे हैं। कोशिश आपकी वही रहना चाहिए 100%। और पॉजिटिविटी कितने भी आप मैंने एक चीज और अपने जीवन में 51 ईयर्स ओल्ड हुई हूँ अभी रिसेंटली 18 मई को, तो मैंने एक चीज जानी है कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए, कितना भी नेगेटिव चारों तरफ आपके जीवन में चल रहा हो। जब मैं 9.5 ईयर्स ओल्ड थी, मेरे फादर आर्मी में थे, मिसिंग हो गए। एक डेथ होती है जिसमें हम 13 दिन के बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ही इज नो मोर, बट हम 2-3 साल बाद हर दिन एक लेटर आता तो, और हर दिन हम वो सारी प्रक्रिया से गुजरते थे। लेकिन फिर भी आप यकीन नहीं करेंगे कि जो पॉजिटिविटीनेस है मेरे अंदर, मैंने स्कूल टॉप किया था, मेरे भाई को इफेक्ट किया कि वो सप्लीमेंट्री आया, मेरी सिस्टर फेल हो गई क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले ये घटना घटी थी। लेकिन मेरे अंदर था कि जो है इसके अंदर से भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढा जाए। फादर चले गए हैं, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाओं को अगर हमने आगे नहीं बढ़ाया, या अगर मेरे फादर लौट के आते हैं और हमको देखते हैं, हमसे मिलते हैं, तो क्या कहेंगे कि हम लोग फेल हो गए? नहीं, हम उनको और अच्छा बेहतर करके दिखाएं। तो मैं स्कूल टॉप किया था तो सब लोग सरप्राइज हुए थे। तो मैंने अपने अंदर का जो पॉजिटिवनेस है, कभी भी चारों तरफ मेरे जीवन में ऑरा जो मेरा रहता है वो हमेशा पॉजिटिवनेस का रहता है। कितना भी निगेटिव हो जाता है, मैं 15 मिनट बैठ के सोचती हूँ कि इसमें मेरे लिए पॉजिटिवनेस क्या था, रिजल्ट क्या निकल गया है, उसमें से नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देती हूँ। और मैं अपने कान के अंदर नेगेटिवनेस लेके जाती नहीं, कोई कितना भी मुझे नेगेटिव बात बोलता है मैं उसको सुनती ही नहीं हूँ, और अपने पॉजिटिव की एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं।
आप किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछे, या और कुछ बोलूं? नहीं मैडम, आपका तो सुन के मुझे बहुत इंस्पायर मैं हो रहा हूँ। और मुझे कुछ ऐसी चीजें, चूंकि आपसे तो मैं इतने दिनों से जुड़ा हूँ, मैंने देखा फील्ड में आप कितना स्मार्टली काम करती हैं, जहाँ पे कोई नहीं कर सकता वहां आप करती हैं। लेकिन एक बात ये कि फादर मिसिंग हुए, आर्मी में थे, ये मुझे नहीं मालूम। और उस कंडीशन में उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी और टॉप किया अपने उन बचपन के दिनों में। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि किसी भी कंडीशन में अगर आप अपने को पॉजिटिव बनाए रखें, तो ये प्रेरणा तो आपके बचपन में थी। तो सिविल इंजीनियरिंग की तो बेसिकली यही है कि जब पूरी बिल्डिंग गिर जाती है तो नई बिल्डिंग कैसे बनाए, ये तो बिना पॉजिटिवनेस के हो नहीं सकता। हर सब डिवास्टेटर हो जाए लेकिन फिर भी खड़ा करना है जीरो से, फाउंडेशन से। तो ये बात तो आपके सुन के मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को बढ़िया लगेगा, स्पेशली जो लड़कियां हैं। बहुत सारी हमारी गर्ल्स मेरिटोरियस बच्चियां हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मेरी बात होती है, उनकी छोटी छोटी कई सारी दिक्कतें हैं। गांव में रहती, वो पढ़ने में तेज है, मेहनत करती हैं, लेकिन डिफरेंट कारणों में आज भी, चूंकि जैसा आपने बोला अर्थ का समय है। हम लोगों के समय में एक बात थी कि स्कूल था, आप जाइए पढ़िए, पैसे रुपए की चिंता पिताजी करते हैं, माँ करती है, खाने की चिंता पिताजी माँ करते हैं। आज के समय में मैं फील कर रहा हूँ, चूंकि मेरे सारे बच्चों से बात होती है, लड़के लड़कियों से, आज के समय में फील करता हूँ कि इनके चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी इनको अपना पढ़ने के साथ साथ कई बच्चों को इकोनॉमी पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि अब वो पढ़ाई नहीं है कि आप बिना पैसे के पढ़ लेंगे, अब इनको हर चीज के लिए जुटाना है। तो ये वो भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपके जैसे लोगों को बुला के इनको बता रहे हैं कि आप अगर थोड़ा एक्सपर्ट रहेंगे, थोड़ा पॉजिटिवनेस रखेंगे, तो आपकी सारी मेहनत कामयाब आएगी, चाहे आप रूरल ग्रामीण में रहे, चाहे अर्बन में रहे, सफलता तो मन के अंदर है। तो एक सर मैं आपके यहाँ संदेश पे ये। सर जी। मैं यहाँ पे एक और दूसरा चीज ऐड दूसरा करना दूसरा चाहती मैं हूँ। दूसरा मैं आपको एक बात और बोल दूं कि मुझे ये मालूम है जस्ट 3 दिन पहले आपका बर्थडे था, 18th में। तो हम होंगे कामयाब ग्रुप के सारे लोग, जितने सुन रहे हैं और जितने आज एग्जाम दे रहे हैं, उन सबके तरफ से आपको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं। अब आप बताइए जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। सर क्या कहते हैं, जब मैं 18 years old थी, मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी, तो एक बहुत ही क्या कहते हैं बिगड़े हुए फैमिली कहना चाहिए, 18 साल के बाद बहुत उससे बच्चा पैदा हुआ था। तो उसको मार के नहीं पढ़ाया सकता था, डांट के नहीं पढ़ाया, हाँ। हर टीचर को भगा देता था। तो उसके पहले पेरेंट्स आए, फिर उसके ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड मदर आए, तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो उसको ट्यूशन पढ़ाना पहला मेरा चैलेंज था सर, बहुत टिपिकल ओके। था। हम्म। तो क्या कहते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने। 3 मंथ के अंदर वो जो नीचे से पहला नंबर लेके आता था क्वार्टरली, उसके बाद में मैंने उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसकी स्टडी को मतलब एक क्रिएट किया कि इसको कैसे मुझे पढ़ाना है। उसके बाद में मैंने जो है एक क्वार्टर के अंदर वो 15th रैंक में आया, 30 बच्चों में से वो 15th रैंक में आया। देन नेक्स्ट क्वार्टर में वो बच्चा अंडर 7 या 8th पोजीशन में आया। उसके बाद वो 3rd पोजीशन में आया फाइनल एग्जाम में। और वो क्या कहते हैं, मुझे वो मेरा पहला चैलेंजिंग जॉब था 18 years। और उसके बाद में जो आपने कहा ना कि पढ़ाने के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूशन पढ़ाना ये अर्निंग के साथ साथ उस समय पे 500 रुपीज पर हेड बच्चे के बहुत होता था। 1992 की बात कर रही हूँ मैं, उसमें जी। 91-92 की। तो क्या कहते हैं, वो मेरी अर्निंग भी थी, मेरा ट्यूशन फीस उसे स्कूल की कॉलेज की, उस समय इतनी गवर्नमेंट फीस तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ मेरी बाकी जो एक्सपेंसेस थे उससे निकल जाते थे आसानी से। मैं डिपेंडेंट नहीं रही अपने मदर फादर के पास में। और शुरू से क्योंकि आर्मी में भी फादर थे, और उसके बाद आर्मी से ज्यादा मैंने स्कॉलरशिप हमेशा स्कूल से ली, मेरिट का मीन्स मुझे मिल जाता था। हमेशा मैं फर्स्ट या सेकंड थर्ड पोजीशन में से मेरी एक आ ही जाती थी। मुझे नहीं पता कैसे आती थी, बट मैं खेल, मेरे पास जीवन में दो ही चीजें थी, खेलना कूदना सोना पढ़ना। लेकिन मैं खेलती थी तो मैं इतने, गिल्ली डंडे से लेके क्रिकेट तक खेला मैंने, कोई ऐसा गेम नहीं जो मैंने नहीं खेला हो।
और खेलती थी तो भी शिद्दत से खेलती थी, पढ़ती थी तो पूरे कंसंट्रेशन। जो 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती थी, मैं उसमें पूरा अपना कोर्स को पूरा कवर कर लेती, नॉवेल की तरह पढ़ डालती थी। जैसे एक नॉवेल इंटरेस्टिंग होता है, मैं अपनी पढ़ाई को भी उसी इंटरेस्टिंग के हिसाब से पढ़ती थी। तो जब तक मुझे फिर वहां से समझ आया कि जब तक आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेंगे, बोझ समझेंगे, या एक क्या कहते हैं अननेसेसरी का दिमाग पर बोझ डालेंगे, तो वो मजा नहीं आएगा और आपके दिमाग में रटने वाली बात हो जाएगी। और मैंने कभी रटा नहीं, क्योंकि मैंने एजुकेशन को हमेशा जो है एक इंटरेस्टिंग वे में लिया है। जैसे कि क्या कहते हैं एक नॉवेल की तरह होता है, नॉवेल से आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही मैं उसमें पढ़ती थी। और दूसरा, ट्यूशन पढ़ाने से एक और चीज आई मेरे अंदर कि हमको कैसे पढ़ना है। जब मैं दूसरे को पढ़ाना सिखाया तो मुझे लगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, मेरा तरीका क्या हो सकता है। तो वो भी एक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए बच्चों के अंदर। मेरा ख्याल है कि सभी बच्चों को 1 साल के लिए ट्यूशन जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें ये समझ आए कि मुझे कैसे पढ़ना है। हम जब दूसरों के लिए एक प्लानिंग करते हैं, पढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ऐसा पढ़ाना आसान नहीं होता। एक बार तो मेरे साथ बच्चे जो पढ़ते थे एक समय पे, कॉलेज के बाद भी मैं पढ़ाती थी, फर्स्ट से लेके 10th तक के बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे। फर्स्ट से लेके 10th तक के बच्चे एक साथ पढ़ना, आप सोचिए कि हर बच्चे के साथ मेरी साइकोलॉजी क्या रही होगी। और उनका सबका पढ़ाने का मेरा तरीका सबका अलग था, लेकिन सारे बच्चे 1 घंटे में 1 से लेके 10 तक, और सारे बच्चे मेरे टॉप पे। आज मुझे खुशी होती है कि सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े हुए। अम्बा पोरसा में सिर्फ एक ही बच्चा पास हुआ था उस समय 10th में, और उस लड़के ने कहा था कि इस साल में पास नहीं हुआ 10th में, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा मतलब गवर्नमेंट जॉब लग पाएगा, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो वो उस 10th वाले के बच्चे के लिए मैंने स्पेशल मतलब एक कोर्स टाइप का डिजाइन किया। 10 साल के, पिछले 10 साल के एग्जाम मतलब लिए, उसको किस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाना है, उसको याद कराना है, या फिर बार बार उसको लिखवाना है, करना है, वो सब बनाया। और यकीन मानिए वो पूरे अपने सबलगढ़ वाला एरिया था उसका, उसमें वो पहले एक ही बच्चा पास हुआ और आज वो आर्मी में जॉब कर रहा है। तो अच्छा लगता है जब क्या कहते हैं हम एक आपने ये जो चीजें थी जो पढ़ाते समय मेरे काम आई, वही चीज आज मेरे जॉब करते समय आता है कि मुझे अपने सिविल इंजीनियरिंग में कैसे करना है। प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग के बजाय मतलब प्लानिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है पढ़ने की भी एक प्लानिंग होती है, हमारी एजुकेशन में प्लानिंग भी होती है। और आपने कहा चैलेंजिंग, एक बार चैलेंज मेरे पास आया एमपी में, जुलानिया सर थे सीएस, और उन्होंने चैलेंज दे दिया कि मुझे 5 माइनर्स कंप्लीट करके आना है, और वो भी बरसात के दिनों में। अब आप देखिए मेरे पास ओनली 15 डेज बाकी थे, और नहीं, क्या 5 क्या जो कंप्लीट क्या कंप्लीट करना था? बच्चों को नहीं समझ आया, फिर से बोलिए। 5 क्या कंप्लीट अच्छा करना था? अच्छा 5 माइनर्स, एक्चुअली ये कहना चाहिए कि 5 जो नदी की वो छोटी छोटी सब माइनर्स होती है, कैनाल्स होती है, वो कंप्लीट करना था। और उस पर क्या कहते हैं विलेज रोड कल्वर्ट, मतलब एक छोटा छोटा माइनर ब्रिज टाइप के बनाने थे, पुलिया बनाने थे, करीब 7-8 थी, जो कि क्या कहते हैं बारिश के समय, उस समय पे 1990 वो 2014-15 में इतनी ज्यादा, 13-14 में इतनी ज्यादा बारिश हुई। हे भगवान, उस समय का बारिश भी अजीब था। हमको जेसीबी में बैठ के, एक नदी टाइप का था नाला, वो क्रॉस करके जाना पड़ता था। मेरे पास में लेबर ने आने से इनकार कर दिया, और हम ओनली 4 to 5 लोग कैसे करें। अदरवाइज कंपनी टर्मिनेट करने के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। और जुलानिया सर तो बहुत ही, जुलानिया भी नाम ही उनका जुलानिया था, तो वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो लेकिन क्या कहते हैं मैंने एक आइडिया निकाला कि जेसीबी मिक्स करके अजाक्स में डाला, अजाक्स से मिक्स करके जेसीबी के बकेट में डाला, बकेट से हमने सीधा जो है उसमें डाला। पानी ऊपर से बरसता था, तो क्या करें, पानी ऊपर से बरस रहा है, नीचे से सीपेज हो रहा है। हमने क्या किया, विलेज हमने जितना इतना बड़ा टेंट लिया मैंने, कि चारों तरफ ऊपर से पानी ना आए तो टेंट लगा दिया, और चारों तरफ से मिट्टी डाल दी कि पानी जो रोड का पानी मेरे कलवट में ना आए। और जो क्या कहते हैं
अब क्या कहते हैं उसको डाले कौन, तो मैंने कि लाओ ये काम मैं करती हूँ। तो मेरा जो क्या तो क्या कहते हैं मैंने फावड़ा उठाया कि कंपनी को सेव करना है तो ये तो करना ही है, ये चैलेंज है। तो मेरे साथ का ग्रेट जूनियर था, ग्रेट। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोले बस आप बैठ जाओ बाकी काम अब हम करेंगे। और रियली मैं उन बच्चों ने क्या कहते हैं फावड़ा, इंजीनियर्स थे लेकिन फावड़ा चलाया, और हमने 15 डेज में 5 माइनर कंप्लीट किया। और क्या कहते हैं 7 से 8 कलवर्ट्स जो थे, हमने क्या कहते हैं एक कलवर्ट्स में 2 से 3 दिन के अंदर जो है डे नाइट करते थे हम लोग। और कर गए हम, मेरे को सब लोग बोलते थे ये पागल मैडम है, जो आसपास के लोग आके बोला मेरे को घुटनों घुटनों तक जो है चप्पल जो है तो टूटी जाती थी, घुटनों घुटनों तक कीचड़ में आके आगे आना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जब जुलानिया साहब ने एक ही वर्ड बोला तो सारी थकान डूब गई कि तुम जैसे और 2-4 लड़कियां नहीं है क्या। और सचमुच में उन्होंने मेरे पास में 3 SDO भेजे थे ट्रेनिंग लेने के लिए कि जाओ मैडम से ट्रेनिंग लेके आओ। तो मुझे अच्छा लगा तो जी जी। चैलेंज एक्सेप्ट करिए। और मैं आप सब लोगों से यही कहूंगी, चैलेंज एक्सेप्ट करिए। ये आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, आप लोग उस लाइन में जा रहे हैं, आपने यूपीएससी है, पीएससी है, जिस किसी का भी एग्जाम है, आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इफ बट किंतु परंतु कुछ मत सोचिए, आज का सोचिए, भविष्य अपने आप बन जाएगा। वर्तमान में जिए, वर्तमान में रहिएगा, वर्तमान को देखिए, वर्तमान बना लिया तो भविष्य अपने आप बन जाएगा। और मत सोचिए कि कल क्या होगा, आज सोचिए आज क्या होगा। तो मैं हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ, कल के लिए, कल क्या देखा है, कल किसने देखा, कल हम हो ना हो, लेकिन हमारी कहानी तो रहेगी ना। तो आज मेरे को बहुत खुशी होती है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ में अभी मतलब फर्स्ट टाइम गई हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। कई बार मैं उन्हें फेस टू फेस नहीं जानती, लेकिन लोग मुझे जानते हैं कि एक इस लाइन में एक लड़की है, लेडीज हैं जो काम कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं आप सबके जितने भी जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो कल जुड़ेंगे या ये सुनेंगे, तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप की स्पिरिट बनाए रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिएगा, निगेटिविटी को बिल्कुल पास भी नहीं आने दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अभी आप लेकिन कंटिन्यू रहिएगा, दूसरा सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा। मैं ठीक है सर। लड़कों लड़कियों को बोलता, किसी को अगर मैडम से कुछ भी पूछना हो आप क्वेश्चन करें। इसके बाद मनोज सर भी रहेंगे, सेशन है अभी 40 मिनट और है। किसी को कुछ पूछना हो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, पूछिए। एनीवन, कोई भी, गर्ल्स बॉय। मैं मन्नू कुमार कुशवाहा देवरिया से। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि कंटिन्यू स्टडी कैसे करें। जैसे आपने बताया कि आपके जब पिताजी डेथ कर गए तो उस टाइम अपने अपने आप को कैसे कंटिन्यू की आप, वो चीज बहुत, कैसे अपने आप को संभाली उस समय, वो चीज बहुत वो लगता है कि कैसे आपको अपने आप को संभाल कर उस परिस्थिति में भी चले। आ, मनीष जी क्या कहते हैं, मैंने कहा ना कि निगेटिविटी को कभी पास मत आने दीजिएगा। तो मेरे फादर गए तो मुझे ऐसा लगा कि वो अगर क्या कहते हैं मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझसे एक्सपेक्ट वही कर रहे थे कि वो होते तो वो एक्सपेक्ट करते कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे। जो क्या कहते हैं अगर मैंने उस समय पे अपने आप को ये कि निगेटिविटी की ओर ले जाती, सैडनेस की ओर ले जाती, तो उनको दुख होता ना, मेरे फादर को दुख होता। जब कभी वो वापस लौट के आते या आज वो आएंगे तो आज भी अगर वो वापस आते हैं, कभी हमें मुलाकात होती है तो प्राउड तो फील करेंगे। तो मेरे पिता को क्या अच्छा लगता है मैं ये सोचा, मुझे क्या लग रहा है ये मैंने नहीं सोचा, और मैंने सोचा कि जो मेरे पिता को चाहिए वो मैं देती हूँ। कंटिन्यूसली पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा, मैंने एक ही वर्ड बोलूंगी आपको कि जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं आपने डिसाइड किए, आप 1 घंटा जरूर खेलने को दीजिए। आप अपना
ऐसा शौक जरूर जिंदा रखिएगा। बिना शौक के मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ भी, जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो एक ऐसा शौक जिंदा रखिए, चाहे वो गार्डनिंग का हो। जाइए अपने घर के बगल में एक गार्डनिंग को क्या कहते हैं बढ़िया बाग बगान दीजिएगा। मैंने एक बार क्या कहते हैं बिल्कुल कचरे वाला प्लॉट पड़ा हुआ था, और घर के लोगों ने मुझे एक कमेंट्स मार दिया। मैं गई और बगल वाला क्या कहते हैं प्लॉट्स को साफ सुथरा किया, और गर्मियों के दिनों में पूरा ककड़ी वगैरह उगा दिया। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम यूथ हैं, आप यूथ हो। मेरे नाना जी कहा करते थे जवानी में मेरा उनसे एक ही है कि जब भी आप नेगेटिविटी आए उसे दूर करें, प्लस एक अपना शौक जरूर रखें। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, आप परेशान हो जाए, पढ़ाई से भी मन उब जाता है। ऐसा नहीं है आप लंबे 8 घंटे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। 1-1.5 घंटे के बाद में ब्रेक लीजिएगा। जो आपका मन करता है, आपको नॉवेल पढ़ना है नॉवेल पढ़ ली। मैं तो नॉवेल की भी शौकीन थी, एग्जाम के एक दिन पहले एक नॉवेल पढ़ के जाती थी। तो जो मन है आपका, देखिए कई लोग कहते हैं कि नॉवेल अच्छी चीज नहीं होती, बट नॉवेल में बहुत कुछ ऐसा है। आप पढ़ के देखें, अच्छे नॉवेल पढ़िए, आपको उसमें इतनी इंस्पिरेशन चीज मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे से संबंधित है। तो मैं तो नॉवेल से भी बहुत कुछ पाया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, उसमें से नेगेटिव लेना चाहते हैं या पॉजिटिव लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने क्या कहते हैं बुद्ध भी ये जैसा कि कभी कभी मोदी जी बोलते हैं कि ये देश बुद्ध का भी है और कृष्ण का भी है। आप क्या लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सैक्रिफाइस जो करना है वो क्या कहते हैं राम से सीखिए। 14 वर्ष का वनवास, तभी उन्होंने रावण को माना ना। रावण इतना बड़ा महान था, तो लेकिन महान था, लेकिन उसको मारने के लिए भी उनको 14 वर्ष का वनवास इसलिए नहीं था, तपस्या करनी पड़ी उनको भी, तो तपस्वी बनना पड़ा। आपको भी जब क्या कहते हैं कोई भी चीज यूपीएससी है, पीएससी है, ये आपकी भी 14 मंथ की क्या कहते हैं तैयारी एक आपकी तपस्या की तरह है। आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा, पूरा तपस्वी जीवन दीजिएगा 14 मंथ के लिए, और फिर देखिएगा आपका जो यूपीएससी वाला रावण मरता है कि नहीं मरता है। मरेगा, जरूर मरेगा। जब भी क्या कहते हैं कर्म का सिद्धांत आप जो है क्या कहते हैं कृष्ण से अच्छा कोई नहीं दे सकता। मैंने गीता भी पढ़ी, उनसे अच्छा बेहतर कर्म का सिद्धांत कोई नहीं दे सकता। उसके बाद मैंने बुद्ध को भी पढ़ा, बुद्ध का मेडिटेशन भी लिया। माय गुडनेस, ऐसा लगा कि बुद्ध को और कृष्ण को लोग अलग मानते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कृष्ण को एलोबोरेट कर दिया बुद्ध ने। उनका भी कर्म फल का सिद्धांत है। तो आप जो कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, जो भी करेंगे, वो आपको फल देना ही है। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें। और कहीं भी आपको हम एक बात जरूर कहेंगे कि कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए आपको पढ़ना, मैं फिर आपसे कहूंगी कि पढ़ाई को बोझ ना बनाए। बोझ की तरह करेंगे तो आपको कुछ सफलता हासिल नहीं होगी। पढ़ाई को एक शौक की तरह पढ़िए कि हमको इससे क्या प्राप्त करना है। आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है इसके लिए पढ़ेंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं आप कह सकती हूँ, आप सिर्फ एग्जाम को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। कितने आईएएस आईपीएस लोगों के मैंने मोटिवेशनल स्पीच देखी है, पढ़ी है, सुनी है कि उनका गोल बहुत अच्छा था। वो क्या क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज में गए, तो उसके पीछे उनका एक सिलेक्टिव गोल था। वो सिलेक्टिव गोल आपके पास नहीं है। पहले तो मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बोला कि गोल बनाइएगा। गोल बनाना ये नहीं, अर्थ तो जरूरी है ही हमारे लिए। अर्थ से इस ये अर्थ युग है, तो अर्थ तो लेना, जॉब लेना तो एक जरूरी है, लेकिन अर्थ के साथ एक बेस्ट गोल होना चाहिए कि हम एक आईएएस आईपीएस या क्या कहते हैं यूपीएससी है या जो भी है, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज है, अगर इसमें हम अच्छी रोड नहीं देते हैं तो हमारे को क्या कहते हैं दुख तकलीफ होती है। तो एक जॉब के साथ साथ एक अच्छी रोड भी बनाए ना, हम टाइमली बनाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह आप लोग भी अपना लक्ष्य एक निर्धारित करिए। ये मत करिए कि हमको नौकरी चाहिए, आप ये सोचिए कि क्या कहते हैं इससे हम सिविल सर्विस में जाके हम कितनी सिविल की मतलब सोशल वर्क हम कर सकते हैं, बहुत लोगों की जिंदगी हम बदल सकते हैं। और मैं तो क्या कहते हैं गिने चुने लोगों की जिंदगियां बदल पाई हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में तो बहुत कम एरिया था,
पर मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के पास में बहुत बड़ा एरिया होगा, तो आप लोग बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, ये मैं कहूंगी। हम होंगे कामयाब, आप भी कामयाब होंगे, हम हुए कामयाब, आप भी होंगे, जरूर होंगे। बस उद्देश्य अच्छा रखिएगा, विल पावर स्ट्रांग रखिएगा, लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं जी थैंक यू मैम। है। ओके सर। जी, सुमन मैडम आपकी दो बातें बहुत बढ़िया हैं, सारी बातें बढ़िया हैं, दो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसको जो समझ में आए, कृष्ण लेना है कि बुद्ध लेना है ये अपने ऊपर है। तो एक आपने कहा व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। कोई भी चीज सबको यही सोचना है कि व्हाई नॉट मी, जब दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब आप भी ह्यूमन है, आप भी ब्रेन है, आप भी हेल्दी है, आप सब कुछ है, तो जो दूसरा कर सकता है वो आप सभी कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट मी का एक सूत्र लेने की जरूरत है। और दूसरा, सुमन मैडम ने बोला कि समाधान कुछ नहीं है, अगर समस्या है तो समाधान है। मतलब समस्या के अंदर डिफरेंशियल करना है, नहीं आ रहा तो इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल पे जाइए, मिल जाएगा। मतलब समस्या के अंदर समाधान छुपा है, बिना समाधान के कोई समस्या एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो समाधान समस्या में ये दो चीजों का सूत्र, और इसके अलावा और भी जितनी चीजें हैं सब लेने की जरूरत है, लिया जाएगा और हम होंगे कामयाब। तो एक वर्ड है, किसी भी चीज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सुमन मैडम आप बोली हैं, अभी आप जुड़े रहिएगा, आपका धन्यवाद। हम लोग आगे भी आपसे टच बने रहेंगे, बच्चे बने रहेंगे। मनोज कुमार हमारे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हैं, उन्होंने डायरेक्टर का भी काम किया, वो ज्वाइन किए हैं। उनसे मैं चाहूंगा कि बच्चे लोगों को थोड़ा सा अपनी, क्योंकि वो भी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी झारखंड रांची में रहे हैं, इनका एक बहुत एक्सपर्टीज रहा है। मनोज जी, क्या होता है कि जब कोई आदमी की ग्रेविटी से पता चलता है, मनोज जी से मैं हमेशा बोलता हूँ, मनोज जी जरा कुछ बच्चे को बताए, तो वो बोलते हैं कि सर मैं क्या बता सकता हूँ, मैं क्या बोलूंगा। एक्चुअली जो समुद्र होता है, समुद्र बोलता है मैं क्या बता सकता हूँ, मैं ही क्या कर सकता हूँ। तालाब को बताऊंगा, लेकिन समुद्र के पास तो जाना पड़ता है। तो मनोज जी आज है, मनोज जी थोड़ा भी आप बताएंगे, आप मुंह खोलेंगे, बच्चों को ज्ञान मिलेगा। स्वागत है मनोज जी, प्रणाम आप सर। अपने यस प्लीज। प्रणाम नमस्कार सर। जी। प्रणाम मैडम, सुमन नमस्ते मैडम को भी नमस्ते। प्रणाम जी। नमस्कार सर। और बच्चों नमस्कार को भी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने इंस्पायरेशनल वर्ड बोलते हैं सर कि मैं मना नहीं कर पाया सर को। आज सर का कॉल आया कि आप आज जुड़ेंगे, मैं बोला सर मुझे तो बोलना ही नहीं आता है सर, मैं क्या बोलूंगा। तो बोले कि अच्छा नहीं, फिर भी आप बोलिएगा कुछ, चलिए एनीवे। तो मैं क्विकली चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं एक बार अपने बारे में थोड़ा बता दें कि वो क्या कर रहे हैं अभी, क्विकली, सो दैट कि मैं थोड़ा सा समझ पाऊं कि ऑडियंस किस तरह की है। सर हाँ मैं बिना मन्नू कुमार। हाँ बोलिए बोलिए सर मन। हाँ मैं बात देवरिया से बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का छात्र हूँ, और मैं प्रिपरेशन यूपीएससी का करता हूँ सर। यूपीएससी का, ठीक है, ओके जी सर। जी। नेक्स्ट, और भी किशन, गर्ल गर्ल बोले, किशन जी गर्ल बॉय बताएं। और बोले। Hello, hello, sir. हाँ Namaste, sir. My name is नमस्कार। Rekha Kumari, and now I am in BA and preparing for UPSC. ओके और आगे नेक्स्ट। बिना टाइम गवाए आप लोग बोले, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कर दीजिए सो दैट। समय की बहुत गुड कीमत मॉर्निंग है। सर। हाँ सर मैं रश्मि कुशवाहा आगरा से, सर हाँ हाँ, बीकॉम फाइनल ईयर है एंड मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गुड। और नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पुष्पलता सिंह कुशवाहा है और मेरी अभी 12th पास आउट हुई है और मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। गुड। आपका स्ट्रीम क्या है पुष्पलता जी? मेरा बायो प्लस मैथ्स है। पीसीएमबी, यस। ओके। और एक दो लोग बता दे तुरंत, तब मनोज जी शुरू करें। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं किशन जी, श्रीवास्तव, बिहार वेस्ट चंपारण से। जी सर, मैंने सर अभी रिसेंटली मैंने ये 12th पास किया हुआ है मैथ से, और मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, और मैं सर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स आईएससी में आपने मैथ लिया था इंटर में, जी सर। और बीए में आपने क्या लिया है? मैंने सर आर्ट्स से मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ सर। मैथ को छोड़ दिया? जी सर।
फर्स्ट लव को छोड़ दिया आपने, चलिए एनीवे। और कोई? निधि? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा, मैं जी जमलिया कुशवाहा हॉस्टल में रहता हूँ और मैं BA बीकॉम थर्ड ईयर छात्र हूँ। जी ठीक है। और कोई बचे हैं? आकांक्षा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने बीएससी कर रखा है, मैं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करती हूँ। बीएससी में कौन सा आपका स्ट्रीम है? पीसीएम। पीसीएम? यस सर। आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज किया है उसके लिए, यूपीएससी सर्विस कमीशन के लिए? ऑप्शनल के लिए? नहीं नहीं, कितने, अभी एक पेपर होता है, दो पेपर होता है? वो तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है हाँ, तो और आपने मैं कौन सा पीसीएस सब्जेक्ट चूज किया है? आपने अभी तो मेरा सब्जेक्ट चूज? पीसीएस के लिए कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? एक सब्जेक्ट होता है आजकल, आकांक्षा। मैंने हिस्ट्री ले रखा है। हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री? पीसीएम को छोड़ दिया आपने? अच्छा, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मोटा मोटी बहुत डाइवर्स ऑडियंस है, कॉमर्स के भी लोग हैं, आर्ट्स के भी लोग हैं, साइंस के भी लोग हैं, और अच्छा लगा, ये काफ़ी डाइवर्स ऑडियंस है। तो देखिए, मैं मेरे बारे में तो कुशवाहा सर ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है, तो मैं ज़्यादा क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं, मैं अपने आप को तो आज तक समझ नहीं पाया। ठीक है, बस एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, बाकी सुमन बरुआ मैम ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करना है और लगन अपनी बनाए रखना है किसी भी फील्ड में। देखिए, मेरी बात थोड़ी निगेटिव हो सकता है आपको लगे, क्योंकि मैं थोड़ा मैडम से मैं एडवांस में क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा निगेटिव आदमी हूँ, है ना, मुझे लोगों का कहना है, अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। तो निगेटिविटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक चीज बताऊं कि आपके शिक्षा का मतलब क्या है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हमारे सब समाज में दो तरह के लोग हैं। एक होता है कि भाई शिक्षित लोग, और दूसरा कहते हैं कि साक्षर लोग। तो दोनों में बहुत अंतर है, साक्षर होना और शिक्षित होना। तो हमारे समाज में जो मेरा वही मानना है, मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, मेरा मानना है कि शिक्षित लोगों की बहुत कमी है। साक्षर तो मैं भी हूँ, बट मैं अपने आप को शिक्षित शायद नहीं मानता हूँ। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो मेरा बात हो सकता लगेगा, लेकिन ये बात थोड़ी सी आप गहराई में जब आप धीरे धीरे डूबेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और तो शिक्षा का मेन मकसद क्या है? शिक्षा का मेन मकसद है कि हमारा चरित्र निर्माण हो, हम में वो शक्ति हो जो हमें सही और गलत में डिफरेंस करने का नजरिया पैदा करे, ये गलत है, ये सही है। आप देखिए, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, इसमें बहुत बड़ी आबादी जो है आज भी बड़े मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहती है। बहुत बड़ी आबादी मतलब गरीबी रेखा से ऊपर है, लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत अच्छे जीवन स्तर में जीते हैं, जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग में भी अपर मध्यम क्लास जो है, उच्च मध्यम क्लास, उससे ऊपर कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से जीते हैं। लोअर मध्यम क्लास भी बहुत अच्छे से अपने जिंदगी को नहीं जी पाता है, मतलब अच्छे से इन द सेंस कि बहुत हैप्पीली वो अपने डे टू डे लाइफ की लड़ाई में ही लगा हुआ है। तो मेरा मकसद है शिक्षा, पढ़ाई का मकसद, देखिए क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा चरित्र निर्माण, और जब एक व्यक्ति का अच्छा चरित्र निर्माण होगा तो वही व्यक्ति अच्छा समाज और अच्छा देश का निर्माण कर सकता है। तो चरित्र निर्माण शिक्षा का पहला गोल है। आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, पहले तो आज जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं उनको भी मैं, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका एग्जाम अच्छा जाए, और जो अगले वो सप्ताह देंगे उनके लिए प्रार्थना है मेरी भगवान से कि उनका एग्जाम अच्छा जाए। बट जहीं कहीं भी जाएं, यूपीएससी करें, बीपीएससी करें, यूपीपीएससी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी करना है करें,
बट अपने चरित्र को हमेशा बनाए रखें। चरित्र बहुत वाइड चीज है। चरित्र, जैसे कि लोग बोलते हैं चरित्र खाली ही नहीं कि गलत तरह की आदतें हों। कई लोग आपको ना वाइट कॉलर लोग मिलेंगे, एकदम ऊपर से साफ सुथरा, है ना, और अंदर से उतना ही शातिर। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है, इतनी बड़ी देश में आखिर ये इतनी समस्या क्यों रह गई? हमारे वेस्टर्न कंट्री के लोग इतने आगे कैसे बढ़ गए? उन्होंने उन्होंने ऐसा क्या किया? उनमें ऐसी कौन सी क्षमता थी जो हमारे देश के लोगों में नहीं थी? तो एक चीज मैं थोड़ा जो समझ पाया हूँ, पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि मैं समझाऊं, मैं जो समझ पाया हूँ कि वो लोग जो भी करते हैं ना, वो समाज को बहुत आगे रख के करते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो है ना, वो बहुत किनारे रहती है। आप अगर कोई अच्छा समाज निर्माण करेंगे, अभी आप क्यों जी, इन्हीं का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए मनोज जी, वो किसी का माइक म्यूट है नहीं है। अच्छा, आप कंटिन्यू। सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं कह रहा था कि अगर हम अच्छा समाज निर्माण करते हैं, जैसे आप अभी फाइट कर रहे हैं लड़ाई के एग्जाम के लिए, तो जब अच्छा समाज निर्माण होगा और चरित्र निर्माण होगा और हमें ये समझने की शक्ति आ जाएगी कि क्या गलत है क्या सही है। पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद ही यही है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो कि कहते हैं कि भ्रष्टाचार करना सही है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, और मेरे हिसाब से वो नहीं सही है, किसी भी एक्सटेंट तक सही नहीं है, किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप, कोई भी व्यक्ति अगर बड़े पद पे जाता है और पब्लिक मनी के साथ अपने काम करता है, पब्लिक मनी का यूज करके, तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है। वो सैलरी जो है उस काम के लिए ही मिलती है, लेकिन उसमें फिर लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा बहुत तो चलो मिल जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना थोड़ा इतर है उससे। तो बिल्कुल ही आप पहले, अब चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी चीज आज समाज में यही है कि हमारे समाज में क्या है, अभी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। आप देखिए, आप ईपीपीएससी देंगे या यूपीएससी देंगे, कितनी सीटें होंगी? 1000, 500, 2000, 10,000 होगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगी। बच्चे कितने अपेयर होते हैं? लाख, 2 लाख, 10 लाख। कितने बच्चे अपेयर होते हैं? परसेंटेज निकालिए कि कितने बच्चों को मिलने वाली है नौकरी। बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो हमें ऐसा समाज बनाना है कि जो बच्चे अच्छा किए वो अच्छा किए, जो बाहर रह गए उनको भी समाज में अच्छा और दूसरे काम करने का अच्छा से मौका मिले। ये समाज निर्माण और चरित्र निर्माण जो है ना, बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें हम फेल हो गए, क्योंकि मैं एक एक ट्रेनिंग के लिए मैं यूएसए गया था एक बार, 10-15 दिन का ट्रेनिंग था। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही सज्जन हमारे यूपी से ही आईएएस थे, मतलब अभी शायद उन्होंने रिटायरमेंट ले जॉब छोड़ दिया। 67 बैच के आईएएस थे, डॉक्टर जीएन मिश्रा और जीडी मिश्रा, सब मिश्रा कर, वो वहाँ ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर थे इंडिया, हम लोग के, वो वहीं सेटल थे। और हमारे बैच में करीब हम 22-23 लोग थे, उसमें से ज्यादातर आईएएस, मतलब 2/3 तो आईएएस थे, और बाकी लोग हम जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के थे, और हम लोग डायरेक्टर रैंक पे बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने आईएएस से लंच के समय मिश्रा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो कि मेरे जहन में एकदम बैठ गया। उन्होंने कहा, आईएएसओ को इंगित करते हुए, क्योंकि आईएएस भी ना, आईएएस कर जाने के बाद आईएएस क्या करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है ना। क्योंकि वो तो आते हैं सेवा करने और खाने लगते हैं मेवा। ठीक है, इसलिए मेवा नहीं खाना है। ठीक है, तो उन्होंने, मिश्रा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात आईएएसओ को इंगित करते हुए बोला था कि भाई आप लोग जो हैं आईएएस हैं, तो आप लोग तो जो भी करेंगे सब सही है, या जैसे भी आपका तो लाइफ स्टाइल अलग है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आईएएस हो, या कोई जरूरी नहीं है कि आपके 4 पेरेंट्स आईएएस रहे हों। आप आईएएस बन गए, अब कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आईएएस बने, आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आईएएस बने। तो
आपके अपने बच्चे के हित के लिए, आप अपने बच्चे पोते के हित के लिए कम से कम सोचिए, और इस तरह का हम समाज बनाएं, इस तरह का देश निर्माण करें, ताकि कोई भी आदमी सिंगल पर्सन छूटने ना पाए 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये नहीं कि हम नहीं है तो भीख मांग रहे हैं, और हम भीख मांगने वालों को विरोध हैं और देने वालों के विरोध में हम रहते हैं। हम भिखारियों को देते हैं, लेकिन हम किसको देते हैं? जो बिल्कुल अपाहिज है, तो उसको हमने दे दिया 10 रुपया 20 रुपया खाना खा लेगा। लेकिन जो सक्षम है लोग और भीख मांगते हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उनको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या देना है उनको? उनको समाज में अवसर देना है, ताकि वो अपने लिए कम से कम 2 रोटी भर अन्न कमा सकें, अपने 2 रोटी भर कमाई कर सकें। तो जो हमारे समाज में अभी कमी है, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हमने रोजगार का अवसर नहीं पैदा किया है उतना जितना हम बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए जनसंख्या भी दोषी है। चलिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो मेरा आप लोगों से बस एक नम्र निवेदन है कि आप लोग जब जहां भी जाएं, जिस तरह भी जाएं, सक्षम हो और अपने चरित्र को ना भूलें। जब आप, अगर मान लीजिए आप कलेक्टर बने, मेरी तो इच्छा होगी कि आप बड़े पद पे जाएं, सब लोग तब बड़े बड़े पदों पे काम करें, लेकिन जहां भी रहें अपने चरित्र को ना छोड़ें, अपने ईमानदारी को ना छोड़ें, और सिस्टम में फैले हुए भ्रष्टाचार को भी दूर करने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है ना, ऐसा बीमारी है, दीमक है, कि समाज को पूरा खोखला करता है। आप जब इसको मतलब ऐसे सोचेंगे, मेरे हिसाब से जो किसी का मर्डर करना या किसी को मारना, पीटना, हत्या करना, उससे भी बड़ा क्राइम है इकोनॉमिक क्राइम, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्राइम ही सारे क्राइम को जन्म देता है। कोई किसी का मर्डर क्यों करता है? कोई क्रिमिनल क्यों बन जाता है? ये सोचने की बात है। क्योंकि उसको जब कोई प्रलोभन दिया, भाई उसको 100 रुपये, हम तुमको 10,000 देंगे, उसका मर्डर कर दो, ठीक है, तो उसको प्रलोभन मिला, किसी का पैसे मिला प्रलोभन, पैसे का। वो पैसा कहाँ से आया? 10 लाख तो कोई व्हाइट मनी देगा नहीं मर्डर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से, किसी तरह से करप्ट लोगों के द्वारा जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो उससे बहुत सारी समस्याएं समाज में फैलती है, बुराइयां, जितनी भी बुराइयां हैं, मेरे हिसाब से वो सारी बुराइयों का जड़ इकोनॉमिक क्राइम है। आर्थिक आर्थिक जो क्या बोलते हैं, क्राइम, वो है। अगर आर्थिक क्राइम नहीं हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारा देश अपने आप में एक बहुत अच्छा देश बन सकता है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, जी मैडम बताइए, कुछ बोलना चाह रही हैं मैम? सर क्या कहते हैं, जो सर ने कहा मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे ही दिल की आवाज थी। सचमुच में चरित्र निर्माण सबसे बड़ी चीज है। चरित्र निर्माण का ये करप्शन हो, जो उन्होंने सर ने कहा, करप्शन बड़ी है। मेरे जो छोटे छोटे जॉब्स के टेन्योर है ना सर, कहीं ना कहीं वो उसी की वजह है कि कहीं सरवाइव नहीं कर पाई। एक बार तो मैं सिर्फ 1 महीने जॉब किया, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने इस पे कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया कि हम ये नहीं करूंगी, बाकी सब करूंगी। लेकिन मैं आज कह सकती हूँ, मैं सारे बच्चों से कह रही हूँ कि आफ्टर 15 इयर्स आई एम वेरी हैप्पी। इस दुनिया की सबसे हैप्पी मैं ही हूँ। मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, क्योंकि कभी करप्शन नहीं किया, अपने कैरेक्टर को कभी आंच नहीं आने दी। और आज मेरे पास ईश्वर की दुआ से ईमानदारी से भी चलते हुए सब कुछ है, वो जो एक अच्छे मतलब एक आम इंसान के पास होना चाहिए, वो सब कुछ है। तो सर ने जो कहा है, चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मनोज जी, मेरी भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूं, और जी। ये सुमन बरुआ मैडम से अभी 2-3 महीने पहले एक प्रोजेक्ट पे हमारी मुलाकात हुई। मैं देखा इनका प्रोजेक्ट के काम करने का स्टाइल, इनसे बात हुई, चूंकि प्रोजेक्ट मेरे यहाँ है। मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा उस हिल वाली जगह में रात में 12 बजे इन्होंने खड़े होकर पहाड़ कटवा के रोड बना दी, जहां पे हम शाम को 6 बजे नहीं जाना चाहते, वहां इन्होंने, मैं पूछा रात में कहाँ रहती है? बोली सर मैं तो उधर ही रहती हूँ। मैं बोला आप हैदराबाद रहती होंगी? बोली नहीं सर, हैदराबाद तो हम आते नहीं, मेरा साइट ही वही है। मतलब चैलेंजिंग जॉब पे खड़े होके रात में या दिन में हिल काटना, कटवा देना, वो भी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम है।
ह्यूमन भी है, जानवर भी है, स्नैक्स भी है, बहुत से। उस चैलेंज को लेने वाली सुमन बरुआ मैडम को मैं देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए इंस्पायर कर रही हैं, तो गर्ल्स को, लड़कों को, लड़कियों को बहुत इंस्पायर करेंगी। वैसे भी चंबल बेल्ट से हैं, जो चंबल में रहा है वो तो इंस्पायर होगा ही, चंबल नाम भी तो है। तो इसलिए मैडम की बातें रही, और जो उन्होंने फिजिकल किया है आप उसी को वो आगे बढ़ा रहे। तो चूंकि पॉजिटिव निगेटिव तो एक ही है, दोनों मैग्नेट। अगर अकेले नहीं, पॉजिटिव सर्वा नहीं कर सकता, पूरी दुनिया जो है ना सर इसी से बनी हुई है। मतलब विरोधाभास से ही बनी हुई है। एक प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा ही। मैडम जी बोली कि मैडम जी बोली मैथ में उनको डिफरेंशियल नहीं आता था तो इंटीग्रेशन के करके डिफरेंशियल पे आ गई। तो नहीं, सेम वही है। उससे पता चलता है कि मैडम में जिल बहुत ज्यादा है, उत्साह के पूर्वक अपने अपने काम को, जब भी किसी भी काम को, पढ़ाई से लेके घर का काम हो, खेलने का हो, पढ़ने का हो, ऑफिस का काम हो, फील्ड का काम हो, वो उसको उत्साह पूर्वक करती हैं, उसको एंजॉय करती हैं। ठीक है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट में खाली थोड़ा सा एक और टच हाँ, करना आप बोलिए। आप ये सारे बच्चे बच्चियां लेंगे क्योंकि इनको अपना जीवन निर्माण करना है, सर्विस के साथ लाइफ करना है। मनोज जी आप प्लीज कंटिन्यू। हाँ, दूसरा मैं खाली एक थोड़ा सा एक बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमें किसी किसी कंट्री, किसी दूसरे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा पहले का इतिहास ऐसा रहा था। मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि आजकल ना हमें बहुत सारी चीजें मिसगाइड हो जाते हैं हम लोग। सोशल मीडिया में ना इतना व्हाट्सएप ये वो फर्जी न्यूज आता है। और थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों सबसे रहेगा कि थोड़ा सा, यही आपको शिक्षा यही देगा कि सही गलत का डिसीजन करने आ जाएगा। व्हाट्सएप में अब इतनी इंफॉर्मेशन आते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन आते हैं कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं लोग बिना सोचे, बिना समझे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से है कि सोशल मीडिया को थोड़ा सोच समझ कर यूज करें। मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन हाँ, तैयारी के दरमियान कम से कम प्रयोग करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा, आपके लिए ही है। तो दूसरा है कि दूसरा बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये देश पहले हमारा आयुर्वेद बहुत अच्छा था, पहले हमारा साइंस बहुत अच्छा था, हम, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम पिछड़ क्यों गए? हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे एडवांस थे, वो बहुत जानते थे, चरक संहिता हमारा बहुत फेमस है, लेकिन हम उसको पिछड़ क्यों गए? आज उसको कोई मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसको उस तरह से क्यों नहीं अडॉप्ट किया जिस तरह से एलोपैथ को अडॉप्ट किया? कहीं ना कहीं गलती हुई है हमसे। तो हमें सिर्फ अपने इतिहास को लेके खोए रहना कि हम तो बहुत अच्छे थे, हमारा इतिहास बहुत अच्छा था, हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे, वो सही नहीं है। हमें समय के साथ बदलना चाहिए और उसके साथ बदलते हुए अपने इतिहास को भी प्रिजर्व करते हुए और आगे बढ़ना है। तो ये एक दो है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हनुमान की पूंछ की तरह लंबी हो जाएगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और बच्चों से आग्रह करूंगा कि अपना अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछें। अगर मैं उसका जवाब दे पाऊंगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। धन्यवाद जी। जय मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे लोगों को दूंगा क्योंकि आप दोनों लोग हैं, और फील्ड और चरित्र दोनों चीज के निर्माण की बात कहे, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैं जस्ट 2 मिनट एक बात बोलूंगा। 3 दिन पहले मैं अपने घर गया था, ट्रेन से आ रहा था। तो एक ट्रेन से मैं आ रहा था, देवरिया से गोरखपुर के बीच में सारे लोग थे। अचानक क्या हुआ कि गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन रुकी थी, उसमें सब लोग थोड़ा उतर गए, फिर ट्रेन अचानक फिर चल दी। जब चली तो सारे लोग चढ़ने लगे। उस चढ़ने के दौरान में अचानक एक महिला स्लिप कर गई और एक बोगी से वो ट्रेन के नीचे आ गई। अब मैं ये बोलूंगा कि जब जब वो महिला ट्रेन के नीचे आ गई तो सारे लोग अचानक चिल्लाने लगे, गिर गई गिर गई गिर गए गिर गए। बच्चे लोग थे, लड़के लोग थे, उसमें से किसी ने तुरंत निकले और वैक्यूम निकाल दिया, किसी ने चैन खींच दिया। ट्रेन 50 मीटर करीब चली होगी, फिर रुक गई। उसके बाद सारे लोग नीचे उतरे, फिर देखा गया। अब हमारी जो बोगी थी उसके नीचे ही वो जो बहन थी वो गिरी हुई थी। अब आप देखो, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के बीच में ट्रेन है, उसके नीचे वो गिरी हुई है। जख्म थोड़ा सा लगा हुआ है, लेकिन मैं ये बात इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जो सुमन मैडम बोली है, जो मनोज जी बोले हैं, वो सब कुछ हमारे पास है।
सारे लोगों ने तुरंत मदद करने की बात, कैसे मदद होगा प्रयास करने लगे। कोई खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी में एक डॉक्टर थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के, वो कहीं कह रहे, कोई कुछ लोग थे, प्रयास करने लगे कैसे होगा। तो ये नजर आया कि इधर जो प्लेटफॉर्म है और इधर जो ट्रेन है, इसके बीच से तो नहीं निकल पाएंगी। अब अचानक कर रहे थे, तब तक गार्ड भी आ गए, वो भी बुलाने लगे लोगों को। तो ट्रेन के दूसरे साइड में, जो रेलवे के दूसरे साइड में था, उधर दूसरा ट्रैक था। उधर से हम लोगों ने देखा कि एक पर्सन देवदूत की तरह वो नीचे से अंदर घुस गए ट्रेन के, वहां से जाके उस महिला को सपोर्ट करने लगे। तो धीरे धीरे अब सारे लोग गाइडेंस दे रहे थे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। वो महिला भी थोड़ा दर्द में करा भी रही थी और बोल भी रही थी। तो जैसा जैसा बोला जा रहा था, वैसे वैसे वो अपने को गाइड करके किनारे की पैर, और उसके बाद सब लोगों ने सपोर्ट किया। नीचे जो एक गए थे, एक और चले गए, दोनों लोगों ने उनको लेके बाहर निकाला। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे, एम्बुलेंस भी आ गई थी, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। सारे लोगों ने राहत की सांस ली। फिर ट्रेन चली, थोड़ा सा जितना चोट लगा होगा लगा होगा। और उस उनके साथ साथ में उस ट्रेन में बनारस से वो आ रही थी, उनके पिताजी थे जिनकी उम्र 70 साल थी, उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 11-12 साल की थी। दोनों लोगों को समझ में नहीं आ रही था क्या करे। पिताजी भी बोलने की कंडीशन में नहीं थे, बेटा तो ऐसा था कि वो भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये समाज है, ये सोसाइटी है, सबने मिलके जो काम किया, वो महिला बहन निकली और अस्पताल भेजा गया। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सहयोग भी है, नैतिक चरित्र भी है, कोऑपरेशन भी है, और हमारे सोसाइटी में जो चाहिए सब कुछ है। इसी का इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है सब लोग हो, क्योंकि इंटरनल तो छिपा है। किसी ने किसी को नहीं कहा कि तुम नीचे जाके निकालो या तुम ट्रेन रोको, ऑटोमेटिक सब हो गया इमरजेंसी में, और वो महिला बच गई। सभी के मन से यही लग रहा था कि वो बच जाए, सभी के भगवान से प्रार्थना होने लगी। तो जब वो कर सकते हैं, तो ऐसा ही काम हम देश के लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। केवल वो किन कारणों से नहीं हो रहा है, इन कारणों को खोजना है, और बच्चों का चरित्र निर्माण हो, इनका कैरियर बने, ये उस डायरेक्शन में जाए, ऐसी मेरी आशा है। और आप दोनों लोग हैं, मैं बच्चे लोगों को बोलूंगा कि किसी को कुछ भी पूछना हो, मनोज सर से और सुमन मैडम से काइंडली अपनी बातें पूछे और बात करें। हैंड ओवर टू मीडिया। कोई भी पर्सन बच्चा बोलना चाहते हो बोले, कुछ किसी के कोई क्वेश्चन? अगर नहीं पूछेंगे तो कैसे समझ में आएगा? इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें चलेंगी, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। आकांक्षा, अवंतिका, ज्योति, किशन, कृष्णमोहन, मनु, माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, कुछ पूछिए। रश्मि, रेखा, पुष्पेंद्र। सर, मैं पुष्पलता सिंह कुशवाहा हूँ, श्वेत कला मध्य प्रदेश से। मेरी अभी 12th पास आउट हुई है और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी टॉप करूँ, और मैंने बहुत सारे आईएएस आईपीएस के इंटरव्यूज देखे हैं, पर उन सबको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें बेस्ट गाइडेंस मिला हो या किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से उन्होंने किया हो तो उनका हो पाया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे करूँ बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से। तो आप बताइए कैसे करूँ। प्रेमलता जी, मैंने यूपीएससी तो नहीं दिया है, मैंने इंजीनियरिंग से दिया। लेकिन क्या कहते हैं, मैंने सेल्फ स्टडी किया, पीटी भी दिया, तो मैंने सेल्फ स्टडी किया। और गाइडेंस जो थी मेरी, जो बुक्स थी, डिटेल्स में मैंने बुक्स पढ़ा, और कहीं कोई शॉर्टकट का मार्ग मेरे पास था नहीं। उस समय का मैथ्स बढ़ता था, बहुत मोटा लंबा चौड़ा था। तो सेल्फ स्टडी में जाइए। रहा सवाल आपको इंटरव्यू के समय में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप डीपली स्टडी करेंगे किसी भी चीज को, और उसको आप इस तरह से ना पढ़ें कि आपको एग्जाम देना है, बल्कि इस तरह से पढ़ें कि मुझे इससे कुछ ज्ञान हासिल करना है, और अपने से ही सवाल, सबसे पहले अपने से सवाल करें और फिर उसका जवाब खुद ही जवाब दें। आप देखेंगे कि 100 सवाल आप जब दूसरे से करेंगे तो उसके 90 के आंसर आपके पास होंगे, ओनली 10 आंसर ऐसे होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। उसके लिए आप कोई जो मतलब कोचिंग वाले होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, जो
भी है, आप स्पेसिफिक पर्सन जो होते हैं इस फील्ड के, उनके पास जाके आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि 90% जवाब आपके पास खुद के हैं। और जब 90% आपका स्कोर होता है हाँ तो पुष्पलता, मैं आप थोड़ा सा खुद भी इसमें ऐड इस, करना चाहूंगा जो मैडम बोल रही थी, जी बरुआ सर। मैडम। हाँ पुष्पलता, मैं आपको जैसे कि तैयारी करना है ना, तैयारी तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा आई थिंक, मतलब आपने जब सोच लिया है मतलब आपने स्टार्ट कर दिया है ना। तो यस ये सर, एक मैंने अच्छी अच्छी बात होती है, पहले गुड स्टार्ट इज हाफ डन। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कर दिया तो आपने आधा कर लिया काम। ठीक है, यस सर। तो आप जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहती हैं उस पे आप फोकस करें पूरा। और सब्जेक्ट चूज करने में पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, है ना। एक हम लोग को मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता था SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और क्या, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, ये 4 चीजें होती है ना। तो अपने जी आप सर। का SWOT एनालिसिस करिए। ठीक है, तो आपको पता ठीक चलेगा है। कि हमारा सब स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि कमजोरी हर एक चीज, देखिए मैं बता इसलिए बोल रहा हूँ ना, नेचर का पूरा जो बना हुआ है वो दोनों विरोधाभासी चीजों से बना हुआ है। कमजोरी है तो स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ भी है तो कमजोरी भी है। तो आपके जी पास, सर। हर किसी के पास स्ट्रेंथ और कमजोरी दोनों होता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसको आगे बढ़ने का उस पर आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ पे। और जैसा कि मैडम ने बताया कि वही जो आपका कमजोरी है ना, वही निगेटिविटी है। ठीक है, तो यस उसको सर। आप थोड़ा दरकिनार करिए, है ना। और दूसरा, ये तो रिटेन का जब आप तैयारी करेंगे, और डेप्थ जो मैडम ने बताया कि कोई शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। चाहे आप यूपीएससी करें, बीपीएससी करें, यूपीएससी करें, जो भी करें, बिजनेस करें। इवन मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस भी कोई अच्छा चीज है। भाई आपको क्या चाहिए, भाई रोजगार चाहिए, जीवन यापन के लिए चाहिए, समाज में कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए कुछ चाहिए। बिजनेस करके भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम लोग तो सरकारी नौकरी पाके ज्यादा क्या पाएंगे, आप बताइए। IAS बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, सेक्रेटरी बन जाएंगे,